इसके हाथ में पिस्तौल था और मेरे और इसके दरमियान तकरीबन 5 गज का फासला था। मैं अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। उसके लिए शायद मेरी ये हरकत गैर मुतवक्की थी। उसने बदहवासी में एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे लपेटता हुआ ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते हुए शख्स ने ट्रिगर दबा दिया। गोली जन्नाटे से मेरे सर के करीब से गुजरी। मैंने अपने हाथ से पकड़े हुए पिस्तौल से उसकी खोपड़ी पर वार किया। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। पिस्तौल इसके हाथ से निकल गया, वो बेहोश हो गया। जल्दी करो शमरोज, सीता चीखी। इस तरफ किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने सीधा होकर इस शख्स की खोपड़ी की तरफ पिस्तौल तान लिया और ट्रिगर दबाना ही चाहता था कि और ख्याल बिजली के कोंदे की तरह मेरे जहन में लपका। मैंने बड़ी फुर्ती से झुककर उस बेहोश शख्स को कांधे पर उठाया और सीता के पीछे दौड़ने लगा। उस खंडर में पहुंचकर सीता ने वहां छुपाई हुई टॉर्च उठाई और टूटी हुई छत से लगा दी। उसने एक लम्हे को टॉर्च रोशन करके बुझा दी। मैंने कांधे पर लदे हुए शख्स को नीचे लिटा कर छोड़ दिया। सीता ने उसे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो भद से ज़मीन पर गिरा। मैंने भी ऊपर से छलांग लगा दी और दौड़कर इस दीवार के करीब पहुंच गया जहां मैकेनिज्म था। अंधेरे में वो मैकेनिज्म तलाश करने और इसे इस्तेमाल करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने और सीता ने बेहोश आदमी को उठाकर अंदर डाल दिया और अंदर से मैकेनिज्म दबा दिया। दीवार आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई अपनी जगह पर आ गई। मैं दीवार से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये तहखाना था और वो आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो गाड़ी इस खंडर के सामने से गुजरी थी। मैंने झुककर इस शख्स को कांधे पर लाद लिया। सीता टॉर्च रोशन करके आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे चलता रहा। तकरीबन 200 गज का फासला तय हुआ था कि मेरे कांधे पर लदा हुआ वो शख्स कुछ मुस्कुराने लगा। मैंने सीता को रुकने का इशारा किया और उस शख्स को ज़मीन पर डाल दिया। मैं नहीं समझ सकी कि तुम इस शख्स को उठाकर क्यों ले आए हो, इसे वहीं पर गोली मार दी होती। सीता ने टॉर्च की रोशनी में उस शख्स का जायजा लेते हुए कहा और फिर चौंक कर बोली, अरे ये तो उन 4 मुहाफिजों में से एक है जो उस रात मंदिर की तलाशी लेने आए थे। उस शख्स का चेहरा देखकर मैं भी चौंके बगैर नहीं रह सका। 2-3 मिनट बाद वो होश में आ गया और उसे अपने हवास बहाल करने में मजीद 2 मिनट लग गए। हमारी शक्लें देखकर वो उछल पड़ा। ओ तुम दोनों, वो बोला। किशोरी लाल जी का शुबा दुरुस्त था। जेम्स को तुम ही लोगों ने कत्ल किया था। हाँ, मैंने जवाब दिया, और आज हमने तोशे दायान का पत्ता भी काट दिया है। वो भी जहन्नम में पहुंच चुका है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकोगे। किशोरी लाल, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी बात का ठीक ठीक जवाब देना। अगर तुमने गलत बयानी से काम लिया तो हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। हड्डियों का सुरमा तो तुम्हारा बनेगा जब तुम पकड़े जाओगे। उसने कहा, जब हम पकड़े जाएंगे तब ना। मैंने कहा। फिर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला, इस कैंप का एमुनेशन स्टोर कहाँ है? क्या वो उछल पड़ा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सीता भी मेरा सवाल सुनकर उछल पड़ी और अब ये बात उसकी समझ में आ गई कि मैं उस शख्स को उठाकर क्यों लाया था। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। अगर तुमने जवाब न दिया तो गोली मार दूंगा। मेरी बजाय सीता ने इस पर पिस्तौल तान लिया और 30 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया। वो खौफजदा था, लेकिन जुबान खोलने पर आमादा नजर नहीं आता था। सीता ने एक कहते ही ट्रिगर दबा दिया। गोली शख्स की टांग में लगी और वो बुरी तरह चीखने लगा। खामोश, तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। मैंने उसके जबड़े पर जोरदार घोंसा रसीद किया। हम अगरचे तकरीबन 25 फीट ज़मीन की गहराई में थे, लेकिन मुझे अंदेशा था कि गोली और इसकी चीखों की आवाज़ बाहर किसी जगह पर न सुन ली जाए। अब मैं तुम्हें सिर्फ 15 सेकंड दे रही हूँ, इस मरतबा सीता ने गुर्राते हुए कहा, और इस मरतबा गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। सीता ने 15 से उल्टी गिनती शुरू कर दी और इसके साथ ही पिस्तौल का रुख इसकी पेशानी की तरफ कर दिया। सीता ने 2 कहा तो वो चीख उठा, बताता हूँ, ये पिस्तौल हटाओ। सीता ने पिस्तौल हटा लिया। जल्दी बताओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो खुदराई एमुनिशन डिपो किस तरफ है? वो समझ गया था कि उसका अब कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फर बताने लगा। मैं उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा और उसने हर सवाल का जवाब दिया था। मैंने सीता को इशारा किया। उसने एक बार फिर पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी की तरफ लगा दी। मुझे मत मारो, वो शख्स पीछे की तरफ घिसटता हुआ हकलाया। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। तुम लोगों ने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया। मुझे क्यों मारते हो? तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं कर सकते, सीता ने कहा और इसके साथ ही ट्रिगर दबा दिया। गोली शख्स की पेशानी में लगी। खून की धार बह निकली और वो उलटकर तड़पने लगा। हम दोनों उसे तड़पता छोड़कर तेजी से आगे दौड़ने लगे। हमें मंदिर के नीचे पहुंचने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। हमने अपनी पिस्तौल वहीं अंदर की तरफ रख दिए और बाहर निकलने से पहले मैंने झुककर इत्मीनान कर लिया कि मंदिर में कोई मौजूद नहीं है। हम कमरे में आकर बैठ गए। सीता का सांस बुरी तरह फूल रहा था। वो कुछ देर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रही, फिर अपना सर मेरी गोद में रख दिया।
और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उस रात मंदिर को चेक करने के लिए कोई नहीं आया। अगला दिन भी खैरियत से गुजर गया। एक और लाश इसराइल भेज दी गई। हमने दिन में 2-3 मरतबा ऊपर जाकर कैंप की तरफ देखा था। सरगर्मियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वहाँ खलबली मची हुई थी। उस रोज़ जुगल भी नहीं आया था। अलबत्ता उससे अगले रोज़ सुबह सवेरे ही वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। सीता इस वक्त बावर्ची खाने के सामने रखी हुई बाल्टी से मुंह हाथ धो रही थी। इस वक्त उसके जिस्म पर लिबास भी मुख्तसर सा था, घाघरा और चोली। जुगल सीढ़ियों पर मेरे करीब खड़ा था, मगर उसकी नज़रें सीता की तरफ थीं। मुंह हाथ धोने के बाद सीता ने चादर लपेट ली और हम सीढ़ियों पर बैठकर नाश्ता करने लगे। मुफ्त में तगड़ा नाश्ता और मुर्गन खाना मिल रहा था, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता था। आज कुछ नाराज नजर आ रहे हैं महाराज, कोई मसला है क्या? मैंने जुगल की तरफ देखते हुए कहा। परेशानी उसके चेहरे से मतवाज थी। मसला ही मसला है, जुगल बोला। चंद रोज़ पहले हमारे एक विदेशी मेहमान की हत्या हो गई। हम कातिल का सुराग नहीं लगा सके थे कि परसों रात एक और विदेशी मेहमान और उसके खिदमतगार को मार डाला गया। अभी तक पता नहीं चल सका कि कातिल कौन है। ताहम हमारा एक गार्ड भी लापता है और शुबह है कि इन दोनों दुर्घटनाओं में उसका हाथ हो सकता है। वो खंडरोही में कहीं छुपा हुआ है और उसे तलाश किया जा रहा है। उसके मिलने के बाद ही कोई नतीजा अखज़ किया जा सकेगा। हत्यारा कोई अंदर ही का आदमी है महाराज, मैंने कहा। आपने यहाँ जो हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, हमारा भी यही ख्याल है, जुगल बोला। हम उसे तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उसका सुराग लगा लेंगे। जुगल 1 घंटे बाद चला गया। वो इस कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज था, उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती थी। उसे तो बहुत मसरूफ़ होना चाहिए था और वो यकीनन बहुत मसरूफ़ था, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे लिए नाश्ता और खाना लेकर आता था। हम अच्छी तरह समझते थे वो धर्म सेवकों की सेवा नहीं कर रहा बल्कि सीता को दाना डाल रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने कैंप में गड़बड़ न फैला रखी होती तो अब तक कुछ कर गुजरा होता। 2 दिन और गुजर गए। अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन रह गए थे। हमें जो कुछ भी करना था इन 4 दिनों ही में करना था। जिस सिक्योरिटी गार्ड को हमने सुरंग में हलाक किया था उससे बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। उस कैंप को तबाह करने के लिए हमें बारूद की ज़रूरत थी और सिक्योरिटी गार्ड से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक एमुनेशन डिपो मगरिब में उस तरफ वाक़ था जहाँ सबसे पहले हमने एक इसराइली को मौत के घाट उतारा था। जिस खंडर में वो सुरंग निकलती थी उससे तकरीबन 150 गज बाएं तरफ एमुनेशन डिपो था जहाँ सिर्फ 2 आदमी ड्यूटी देते थे। और फिर उसी रात हम इस नए और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिशन पर रवाना हो गए। मेरे पास पिस्तौल था और सीता हस्बे मामूल हुस्न शबाब के हथियारों से लेस थी। अंदर के तहखाने में उतरकर सुरंग के मगरबी दहाने तक पहुँचने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। टॉर्च हमने वहीं दीवार के करीब ईंटों के पीछे छोड़ दी और उस खंडर से बाहर निकल आए। दाएं तरफ 200 गज दूर वो बंगला था जहाँ पहली रात हमने पहले यहूदी को मौत के घाट उतारा था। हम बाएं तरफ चल दिए। अकब से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनकर हम जल्दी से ईंटों के ढेर के पीछे दुबक गए। चंद सेकंड्स बाद एक गाड़ी की हेडलैम्प्स की रोशनी इस तरफ मुड़ी। वो बगैर छत के जीप थी। 2 मुहाफिज ऑटोमेटिक राइफलें संभाले सीटों पर बैठे हुए थे। इससे अंदाज़ा हुआ कि हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। यहूदी एजेंटों की रिहाइश गाहों पर मुसल्ले मुहाफिज तैनात कर दिए गए थे और गश्त भी शुरू कर दिया गया था। एमुनेशन डिपो ज़्यादा दूर नहीं था। एक पुराने खंडर पर नई दीवारें तामीर करके मकान बना लिया गया था जहां असले का डिपो कायम कर दिया गया था। उस डिपो का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि यहां से ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती थीं। मकान के करीब पहुंचकर हम एक आड़ में खड़े रहे। मकान के सामने 5 फीट ऊंची दीवार भी थी जिसके अंदर रोशनी हो रही थी। कंपाउंड का बाहर वाला दरवाज़ा खुला था। इसके ऊपर भी मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था और एक मुसल्ले मुहाफिज दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठा बीड़ी के कश लगा रहा था। मैं सामने वाले खंडर में ईंटों के ढेर में दुबक गया। सीता आगे निकल गई। 2 मिनट बाद इस मुसल्ले मुहाफिज के सामने मौजूद थी जो इसे देखकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। सिर्फ चंद सेकंड और सीता उसे पटाकर अपने साथ ले आई। श्री जुगल को तुम लोगों का कितना ख्याल है? सीता खंडर में दाखिल होते हुए मुहाफिज से कह रही थी। उसने ख़ास तौर पर मुझे तुम लोगों को खुश करने के लिए यहाँ भेजा है ताकि तुम जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सको। आज ड्यूटी तो ड्यूटी है। श्री जुगल वाकई बहुत अच्छे। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। मैंने अकब से उस पर छलांग लगाकर उसका गला अपने बाजू की लपेट में ले लिया। वो बुरी तरह मचला, लेकिन मेरी ये गिरफ्त आईनी शिकंजे से ज़्यादा सख्त थी। 2-3 झटकों में उसकी गर्दन ढलक गई। मैंने उसे दीवार के पीछे ज़मीन पर डाल दिया। सीता अगली मुहिम पर रवाना हो गई। इस मरतबा मैं भी उसके पीछे ही था। मैंने पिस्तौल जेब में डालकर मुहाफिज की राइफल उठा ली। मैं उस मकान के दरवाजे के बाहर इस तरह खड़ा हो गया कि सड़क पर से गुजरने वाला कोई शख्स मेरा चेहरा न देख सके। गश्त करने वाली जीप के अलावा किसी और के उस तरफ आने की तवक्का नहीं थी। सीता दरवाजे के अंदर जा चुकी थी। कंपाउंड ज़्यादा बड़ा नहीं था। श्री जुगल नाथ जी, कहाँ हैं आप?
मैं आ गई हूँ श्री जुगलनाथ जी। सीता की आवाज़ सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। खुद जुगलनाथ से तो हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके थे, सिवाय इसके वो हमें तगड़े नाश्ते और मुर्गन खाने खिला रहा था। अलबत्ता उसके नाम से हम खूब फ़ायदा उठा रहे थे। "ए कौन हो तुम?" एक गनमैन अचानक ही कहीं से निकल कर सामने आ गया। "मुझे श्री जुगलनाथ जी ने यहाँ बुलाया है।" "कहाँ है वो?" सीता बोली। "जुगलनाथ जी तो यहाँ नहीं आए सुंदरी, हम यहाँ मौजूद हैं। कहो तो हम तुम्हारी सेवा कर दें।" मुहाफिज बोला। "सेवा करने तो मैं आई हूँ," सीता ने कहा। "क्या सेवा करूँ तुम्हारी?" "इधर को आओ, हम बताते हैं," मुहाफिज ने कहा और सीता का बाजू पकड़कर मकान के पहलू में एक तंग सी राहदरी में ले गया। मैं उठकर कंपाउंड में आ गया और दरवाज़ा बंद करके तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इस राहदरी में पहुंच गया। मुझे देखकर मुहाफिज उछल पड़ा, लेकिन मैंने इसे हिलने का मौका नहीं दिया। सीता ने उसकी टांगें पकड़ ली और मैंने उसका गला दबोच लिया। उसे जहन्नम के सफ़र पर रवाना करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। "तुम बाहर के दरवाजे पर जाओ," मैंने सीता से कहा और ख़ुद बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। सीता राइफ़ल उठाकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन वो दरवाजे से बाहर नहीं निकली। राइफ़ल संभाले अंदर की तरफ खड़ी रही। स्टोर का दरवाज़ा बंद था, मोटा सा ताला लगा हुआ था। मैंने राइफ़ल की नाल ताले पर फंसा कर ज़ोरदार झटके दिए। पहले ही झटके में ताला टूट गया। मैंने ताला निकाल कर नीचे फेंक दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर की दीवार टटोल कर बत्ती जलाई और दरवाज़ा भीड़ दिया। ये भी बड़ा कमरा था। उससे आगे 2 कमरे थे। असले की पेटियां भी थीं और दीवारों के साथ बड़े बड़े शेल्फों में मुख्तलिफ चीज़ें भरी हुई थीं। मुझे अपने मतलब की चीज़ तलाश करने में आधा घंटा लग गया। मैंने मतलूबा चीज़ें एक बैग में भर लीं और कमरे में से निकल कर बत्ती बुझा दी। बैग खासा वजनी हो गया था। जैसे ही मैं बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचा, सीता ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और मुझे इशारा कर दिया। हम दौड़ते हुए सड़क पार करके खंडरों में पहुंच गए और फिर खंडरों ही में होते हुए तहखाने वाले खंडर में पहुंच गए। अगले दिन के हंगामे भी काबिल दीद थे। उस शाम जुगल भी आया था। उसने ये दिलचस्प इंकशाफ किया कि कैंप में 2 और आदमी कत्ल हो गए हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। उस रात मैं और सीता मंदिर के तहखाने में बंद होकर बैठ गए। कश्मीर में मुख्तलिफ असले की तरबियत मेरे काम आ गई थी। टाइम बम बनाने की महारत मैंने कश्मीर में कमांडर अब्दुल रशीद से हासिल की थी। उस रात हमने 10 टाइम बम तैयार किए। एक और थैले में मैंने वो सारा ख़जाना भर लिया जो बहुत दिनों से हमारा मुंतज़िर था। अगली रात हम फिर कैंप में घुस गए। पहले एक सुरंग से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर टाइम बम फिट किए और फिर दूसरी सुरंग में घुस गए। उस सुरंग में उस मुहाफिज की लाश सड़ रही थी। शदीद ताफुन फैला हुआ था। हम तेज़ी से दौड़ते हुए वहाँ से गुजर गए। सुरंग से निकलकर हमारे लिए कदम कदम पर ख़तरा था, लेकिन हम ख़तरात की परवाह किए बगैर अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। बाकी 5 टाइम बम मुख्तलिफ जगहों पर फिट करके हम वापस आ गए कि अचानक ही एक मुहाफिज ने हमें ललकारा। हम एकदम भाग खड़े हुए। वो मुहाफिज हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। उसने पहले फायरिंग की और फिर हमारे पीछे लपका। सीता ठोकर खाकर गिरी। मुहाफिज ने उस पर छलांग लगा दी। सीता ने उठकर भागने की कोशिश की तो मुहाफिज ने इसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं दौड़कर करीब पहुंच गया और मुहाफिज की खोपड़ी पर गोली चला दी। सीता अपना हाथ छुड़ाकर भागी। फायरिंग की आवाज़ों के बाद मुख्तलिफ सिमतों से सीटियों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं, लेकिन हम किसी और नाखुशगवार वाक़े से दो चार हुए बगैर सुरंग में पहुंच गए और फिर हमने मंदिर में पहुंचकर ही सांस लिया। और फिर सीता बैठे बैठे अचानक ही उछल पड़ी। वो अपनी एक कलाई सहला रही थी। क्या हुआ? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मेरा कड़ा, सीता बोली। उस मुहाफिज ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। खींचातानी में शायद कड़ा वहीं किसी जगह गिर गया। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन ये सोचकर सीता को भी तसल्ली देने लगा कि अगर वो कड़ा किसी की नज़रों में आ भी गया तो ज़रूरी नहीं कि इसका ताल्लुक हमसे जोड़ने की कोशिश की जाए। हम रात भर जागते रहे और फिर ठीक 4 बजे कैंप में पहला धमाका हुआ। हम दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। हर 5 मिनट बाद कैंप में किसी न किसी जगह धमाका हो रहा था। हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आकर खड़े हो गए और इस तरह कैंप की तरफ देखने लगे जैसे आतिशबाजी का नज़ारा कर रहे हों। सुबह 5 बजे हम अपने कमरे में आ गए। सूरत हाल नहायत संगीन होने के बावजूद मुझे नींद आ गई। सुबह 10 बजे सीता ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। एक जीप इधर आ रही है, वो बोली। एक ही आदमी है और मेरा ख्याल है वो जुगल है। सीता का ख्याल गलत नहीं था, वो जुगल ही था। हम दोनों एक दूसरे से फासले पर दीवार से टेक लगाए नीम दराज बैठे बातें कर रहे थे। जुगल दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। मैं उठकर खड़ा हो गया। बैठो, बैठे रहो। जुगल के लहजे में करख्तगी थी और हाथ में रिवॉल्वर। सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? रात को ये धमाके कैसे थे? मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। और आपके हाथ में ये पिस्तौल?
तफसील तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, जुगल बोला। वैसे तुम्हारा ये कड़ा रात को एक मुहाफिज के हाथ में रह गया था देवी जी। उसने जेब से कड़ा निकाल कर दिखाया। सीता का चेहरा धुआं हो गया और मुझे भी अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी। ये कड़ा, सीता हकलाई, शायद यहाँ कहीं गिर गया था। मैं तो दिन से इसे ढूंढ रही थी। यहाँ नहीं, ये कड़ा हमें कैंप से मिला है, जुगल ने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। कल शाम को जब मैं यहाँ आया था तो ये कड़ा तुम्हारी कलाई में था और आज सुबह कैंप के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में मिला है, जिसे सर में गोली मारकर हलाक किया गया है। या आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने कहा, हमारा कैंप के किसी गार्ड से क्या संबंध? हम तो इस मंदिर से बाहर कभी नहीं गए। कैंप में हम कैसे जा सकते हैं? ये बात मुझे उस वक्त समझ लेनी चाहिए थी जब कैंप के अंदर उस बंगले में यहूदी ऑफिसर और इसके खिदमतगार की हत्या की गई थी। कैंप में पे दर पे कत्ल की वारदातें होती रहीं। 2 दिन पहले एमुनेशन डिपो के 2 मुहाफिजों को कत्ल करके डिपो से बहुत सी चीज़ें चुरा ली गईं, लेकिन हम चोर या हत्यारों का सुराग नहीं लगा सके। मुसल्लमों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं इस कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। यहाँ मैंने सिक्योरिटी के ऐसे कड़े इंतजाम कर रखे हैं कि बिल्ली का बच्चा भी नज़रों में आए बगैर दाखिल नहीं हो सका। लेकिन पे दर पे कत्ल की वारदातें होती रहीं और हम कातिल का सुराग नहीं लगा सके। फिर एमुनेशन डिपो में चोरी की वारदात हुई और आज सुबह 4 बजे बमों के पे दर पे धमाके हुए, जिनसे आधे से ज़्यादा कैंप तबाह हो गया और कई लोग मारे गए। मुमकिन है हम यही समझते रहते कि ये अंदर के किसी आदमी का काम है, लेकिन एक खंडर के करीब अपने गनमैन की लाश देखी तो उसके हाथ में ये कड़ा नजर आ गया। और अब कहानी कुछ इस तरह समझ में आती है कि उस मुहाफिज ने तुम्हें पकड़ लिया था। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में तुम्हारा ये कड़ा कलाई से उतरकर उसके हाथ में रह गया और तुम उसे गोली मारकर भाग निकली। मैं वाकई बेवकूफ़ था जो पहले सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सका। ये मंदिर, उसने इधर उधर देखते हुए बात जारी रखी, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इन कदीम मंदिरों में तहखाने और खुफिया रास्ते होते हैं और तुम लोगों को इन रास्तों का इल्म था। तुम लोग इन खुफिया रास्तों से कैंप में दाखिल होते और अपना काम करके वापस आ जाते और हम मुजरिमों की तलाश में टापते रह जाते। वो खामोश हो गया। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, लेकिन इन नाजुक तरीन लम्हात में भी उसने अपने हवास काबू में रखे हुए थे। उसने बैठे बैठे अपनी जगह से इस तरह हरकत की कि चादर का पल्लू उसके कंधे से ढिलक कर नीचे गिर गया। जुगल की आंखों में एक लम्हे को चमक सी उभरी, लेकिन दूसरे ही लम्हे सर्द मोहरी लौट आई। मैं गहरी नज़रों से उसका जायजा ले रहा था। मेरे और उसके दरमियान 8-10 फीट का फासला था। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। अगर मैं उस पर छलांग लगाता तो वो ट्रिगर दबा देता और गोली मुझे उस तक पहुंचने से पहले ही ढेर कर देती। अब सूरत हाल ये है, जुगल बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे अलावा किसी और को इस कड़े के बारे में इल्म नहीं है। गार्ड की लाश के हाथ में ये कड़ा देखते ही मैंने पहचान लिया था और किसी को बताए बगैर इस तरफ चला आया। तुम लोग कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन साधुओं के वेश में यहाँ किस मकसद से आए हो और अब समझ आ चुका है। अब तुम लोग मेरे रहमो करम पर हो। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम दोनों के भेजे उड़ा दूँ या तुम्हें कैंप में ले जाऊँ और इसके बाद जो कुछ होगा इसका तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन वो खामोश होकर सीता की तरफ देखने लगा। लेकिन क्या मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा? वैसे मैं उसका मतलब समझ गया था। हम जिस पेशे से वाबस्ते हैं इसमें इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, जुगल ने कहा। इसकी नज़रें बदस्तूर सीता पर मरकूज़ थीं, जिसने अपनी चादर को छोड़ नीचे गिरा दी थी। उस कैंप में अगरचे चंद लाशें गिर गई हैं या बमों के चंद धमाके हुए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस दुर्घटनाओं का ज़िम्मेदार कौन है और मैं ये सब कुछ नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या महाराज, मैंने जल्दी कहा, अगर ये देवी जी चाहें तो। उसका लहजा मायने खेज था और उसका मतलब हमारी समझ में आ गया था। मैंने सीता की तरफ देखा, वो भी उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन अगर तुम लेकिन के चक्कर में पड़ गई तो बहुत कष्ट उठाओगी। जुगल ने सीता की बात काट दी। तुम जानती हो तुम लोगों से कितना संगीन जुर्म हुआ है। कई लोग तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं। आधा कैंप तबाह हो गया है। 3 इसराइली तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं। इसराइल से भारत सरकार के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा है। तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि तुम दोनों का क्या हश्र हो सकता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से मेरी नौकरी बल्कि ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ गई है। लेकिन मैं ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें चाहता हूँ। एक ये कि मुझे मंदिर से कैंप तक का खुफिया रास्ता बता दिया जाए और दूसरे, ये लड़की मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।